हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी पीडीएफ ओपन करेंगे। आज हम लोगों को फर्स्ट टैग है पीडीएफ का प्रॉपर टॉपिक। हेमंत जी स्टार्ट करेंगे, फिर हम समझेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है। दुर्घटना संबंधी अवस्था। अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो गया है तो पहले चेक करें। हेमंत जी ऊपर आइए, फर्स्ट टैग जहाँ इंडेक्स से पहले ये पढ़ते हैं। जी जी मैं प्राथमिक उपचार, ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे, इसके इंडेक्स में देखेंगे कि टॉपिक के जो हमारा पीडीएफ का सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से विषय लिए गए हैं, टॉपिक्स लिए गए। दुर्घटना संबंधी अवस्था, रक्तस्राव को रोकना, बैंडेज, घाव पर पट्टी बांधना के प्रकार, फ्रैक्चर, हड्डी टूटना एवं इसकी सामान्य व्यवस्था, जलने पर प्राथमिक उपचार, जल में डूबने पर प्राथमिक उपचार, हृदयघात पर प्राथमिक उपचार, टूटी हड्डी जोड़ने वाली लकड़ी के खपची स्प्लिंट के प्रकार। दुर्घटना संबंधी अवस्था। अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो गया है तो पहले चेक करें कि आप या वह व्यक्ति किसी खतरे वाली पोजीशन में तो नहीं है। अगर है तो स्थिति को सुरक्षित बनाएं। जब ऐसा कर लें तो देखें कि घायल की स्थिति क्या है और जरूर तो एम्बुलेंस मंगवाएं। जरूरत हो तो एम्बुलेंस मंगवाएं या जरूरत हो तो एम्बुलेंस मंगवाएं। हाँ, जरूरत हो तो एम्बुलेंस मंगवाएं। इसके बाद आप बेसिक फर्स्ट एड कर सकते हैं। दुर्घटनाएं और उनका प्राथमिक उपचार। दुर्घटनाएं भी उतनी ही पुरानी हैं जितनी की बीमारियां। नई तकनीकों और उद्योगों के दुर्घटनाओं की इस सूची को और भी लंबी कर दी है। दुर्घटनाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और कृत्रिम भी।
दुर्घटना का अर्थ है अचानक लगने वाली चोट जिसकी पहले से कोई आशंका नहीं होती। इसलिए हत्या की कोशिश, आत्महत्या, चोटें, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं और सांप का काटना आदि दुर्घटनाओं के ही रूप हैं। भारत में होने वाली मौतों में से 10% दुर्घटनाओं के कारण होती है। डूबना, सड़क दुर्घटनाएं, जलना और जहर फैलना सबसे अधिक आम है। सांप का काटना भी काफी आम है। जलना और डूबना भी दुर्घटनाओं में शामिल है। बड़े स्तर पर होने वाली दुर्घटनाएं आपदाएं कहलाती हैं। रेल की दुर्घटनाओं और भूचाल और बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं ने हजारों जानें ली हैं। दुर्घटनाओं में न केवल मौतें होती हैं पर बहुत से लोग अपाहिज भी हो जाते हैं। हर मौत के पीछे कम से कम 15 लोग अपाहिज होते हैं। इंसानों की गलतियां दुर्घटनाओं के कारण में से एक है। काम की जगहों, घरों, सड़कों और मशीनों आदि पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती है। हर दुर्घटना के होने के अपने कारण होते हैं, जैसे सड़कों पर दुर्घटनाएं, खराब सड़कों, वाहनों के उचित रखरखाव के अभाव, ड्राइवरों पर काम के दबाव, नींद की कमी, यातायात के नियंत्रण में अव्यवस्था, सुरक्षा के बारे में जानकारी का अभाव, गलत ढंग से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों पर कानूनी कार्रवाई न होने के कारण होती है। इसके अलावा चट्टानें टूटने, पेड़ के गिरने या सड़क पर तेल गिरने से फिसलन आदि से भी दुर्घटनाएं हो सकती है। दुर्घटनाओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका दोहरी होती है। पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा और सेवा नुकसान कम करने के लिए जरूरी है। कुछ मामलों में प्राथमिक चिकित्सा बाद में अस्पताल में होने वाले इलाज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए सांप के काटने पर अगर तुरंत उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इस अध्याय में आमतौर पर होने वाली दुर्घटनाओं और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी गई है। समस्याओं की जानकारी रखना और बचाव के उपायों पर ध्यान देना यह भी जरूरी है। चोट का मूल्यांकन। आमतौर पर किसी चोट के साथ व्यवहार करते समय 3 वरीयताएं संदर्भित की जाती हैं, ABC, जिसका अर्थ है A एयरवे, B ब्रीदिंग, C सर्कुलेशन। एयरवे, अगर घायल जवाब नहीं दे पा रहा है तो उनसे ऊंची आवाज में पूछें कि क्या वे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर वे जवाब देते हैं तो आप उन्हें जब तक मदद नहीं पहुंचती उस स्थिति में रहने दे सकते हैं जब तक आप इंतजार करते हैं। उनकी सांस, नब्ज और प्रतिक्रिया का स्तर चेक करते रहें। क्या वे चेतना में हैं? क्या वे आपकी बात का जवाब दे रहे हैं? क्या वे दर्द को महसूस कर पा रहे हैं? क्या वे किसी प्रकार की सहायता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्या वे बेहोश हैं? अगर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें जिस स्थिति में वे हैं वैसे ही रहने दें और उनके सांस लेने के रास्ते को खोलें। अगर स्थिति में वे हैं, ऐसा करना संभव नहीं है तो धीरे से उन्हें उनकी पीठ के बल पर लिटा दें और उनके सांस लेने के रास्ते को सहज करें। उनके सांस लेने के रास्ते को खोलने के लिए एक हाथ उनके माथे पर रखें और धीरे से उनके सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। उनकी ठोड़ी को 2 अंगुलियों से ऊपर की तरफ उठाएं। इससे उनकी जीभ गले की पिछली तरफ से दूर हो जाएगी। उनका मुंह फर्श की तरफ न धकेलें क्योंकि इससे उनकी जीभ ऊपर की तरफ चली जाएगी और सांस लेने का रास्ता बाधित हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि उसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो अपने हाथ उनके सिर के नीचे रखें और उनकी सांस लेने का रास्ता खोलने के लिए उनके सिर को हिलाए बिना अपनी उंगलियों से उनके जबड़े को आगे और ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। सावधान रहें, उनकी गर्दन न हिले। बहरहाल सांस का रास्ता खोलना गर्दन ने हिलने से ज्यादा महत्व रखता है। इसे
जाथ्रस टेक्निक कहते हैं। सांस लेना, व्यक्ति अभी तक सांस ले रहा है यह जानने के लिए देखें कि उनकी छाती उठ या बैठ रही है। सांस लेने की आवाज सुनने के लिए उनके मुंह या नाक पर ध्यान दें। 10 सेकंड के लिए अपने गाल पर उनकी सांस को महसूस करें। अगर वे सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं तो उन्हें रिकवरी पोजीशन में रखें ताकि उनके एयरवे किसी बाधा से साफ रहे और उनकी सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया पर नजर रखें। हांफना या अनियमित सांस लेने को सामान्य सांस लेना नहीं कहा जा सकता। अगर व्यक्ति सांस नहीं ले रहा तो एम्बुलेंस को बुलाएं और सीपीआर शुरू करें। सर्कुलेशन, अगर व्यक्ति सामान्य तरीका से सांस नहीं ले पा रहा तो आपको उसके सीने पर तत्काल दबाव देना शुरू करें। अचानक कार्डियक अरेस्ट, जब दिल धड़कना बंद कर देता है के बाद पहले कुछ मिनट में एगोनल ब्रीदिंग, जिसे अंतिम हिचकी लेना भी कहते हैं, आम होती है। यह अचानक होती है, सांस लेते हुए अनियमित रूप से हाँफने जैसा। इसे सामान्य सांस लेने के रूप में नहीं समझ लेना चाहिए और सीधे सीपीआर देते रहना चाहिए। रक्तस्राव को रोकना, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड है क्या। तो फर्स्ट एड का मतलब हुआ कि जिसको हमने जिस कंडीशन में, अगर एक्सीडेंटल कोई केस है या घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गिर गया, अचानक से चक्कर आ गया, कोई भी ऐसे रीजन जो सामान्य से असामान्य दिख रहे हैं, ठीक है, सामान्य से असामान्य फिजिकल बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, तो वो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट एड में कुछ ऐसा नहीं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, केवल इतना कि उसे हॉस्पिटल ले जाने के पहले हम क्या प्रिकॉशन दे सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल ले जाने के पहले हम क्या प्रिकॉशन दे सकते हैं। दूसरा ये है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे भी हम हैंड ओवर कर सकते हैं या हम लोग टैकल कर सकते हैं। किसी को घर के लोग उसको समझते हैं तो उन्हें कह सकते हैं कि आप देख लीजिए, नहीं तो फिर हम खुद से देखेंगे। तो इन चीजों में सबसे पहले क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी से 3 चीजें हम लोगों ने देखी, एयरवे, ठीक है, पलक, फिर कैसे सीपी वाला यूज करें, जो कार्डियोपल्मोनरी जो रेसिस्टेंट श्वास दी जाती है किसी को भी, ताकि आपने देखा होगा एक सीपी वो करके वो है रेमेडी है, वो जब किसी को श्वास नहीं आती है तो उसके हार्ट पर ऐसे फिक्स करके, एक ऐसे करके 2-3 तरीके हैं, हार्ट पे हाथ रख के दबाव देते हैं तो उस व्यक्ति को श्वास आना धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाता है, ठीक। फिर सर्कुलेशन वाले में, तीनों में बस एक ही चीज ध्यान रखनी है। यदि व्यक्ति बेहोश हो गया, नॉर्मल सीधे सीधे शब्दों में आते हैं, कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो क्या करना है, उसे होश में लाना, ठीक। इसमें जितनी चीजें लिखी है उनके अलावा हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये वाली चीजें आपको समझने में बहुत बड़ी चीजें दिख रही है। कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, इसका ये वाला पार्ट दबा दो, थोड़ी देर में होश आ जाए, कुछ ही देर में। ये जो पार्ट दिख रहा है नोज से नीचे, इसको दबा दो ऐसे करके, विद इन सेकेंड्स में होश आ जाएगा, ऐसे करके दबा। दूसरा जो पैर का अंगूठा है उसको दबा के सेंसेशन दे दो, ठीक। ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है सबसे इजी पॉइंट, किसी को होश में लाने का, बस इसको दबा ऐसे करके, यहाँ पे ये मेजर पॉइंट है। ये भी ना याद रहे तो कुछ क्षण के लिए इसके नाक को दबा दो ऐसे करके, ये है बेसिक पॉइंट, ठीक है, ये वाला। दूसरा, अब व्यक्ति जिसको चोट लगी हो किसी भी तरीके से, तो ये तो होश में लाने वाला हो गया। दूसरी चीज क्या है कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसे सीधा लिटा दो, ठीक, सीधा लिटा दो और उसके जो पैर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊंचा कर दो, क्योंकि थोड़ा सा पैर का पोर्शन ऊंचा करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल नर्वस सिस्टम की तरफ चला, ठीक। अब देख लो, ये 2 चीजें हो गई। फिर उसके बाद फिर भी कुछ लग रहा है कि इसको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके हार्ट के पास, लंग्स और हार्ट
का ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इस पे दोनों हाथ रखो, ये वाला इंटेंगल करने वाला ना समझ में, दोनों हाथ रखो और उसको दबाओ और ऊपर करो हाथ को। कुछ देर में 1 से 5 मिनट के अंदर ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, इस वाले पार्ट तीसरा वाला क्या हुआ, समझ में नहीं आया तो क्या तीसरा अभी जो थर्ड वाला हाथ को कैसे करना है थोड़ा इस जैसे एक लेफ्ट हाथ रखा ऐसे करके चेस्ट पे, इसी के ऊपर राइट रखी, ठीक, उसको दबाइए ऐसे करके अंदर की ओर पुश करिए। ठीक, बस ऐसे 5 से 6 बार 8 बार 10 बार करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। ये वाला पॉइंट अभी नीचे आएगा तो हम आपको डायग्राम के साथ बताएंगे इसको। ठीक, इतना किया, फिर क्या करना है, आप देख लेंगे अब जो भी कंडीशन है अब यहां से टैकल कर देंगे उसे। टैकल करने में क्या करना है, यदि डॉक्टर के यहाँ ले जाने जैसा लग रहा है तो डॉक्टर के एक बार दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें होती है कि कहीं कुछ इंटरनल चोट ना लगी हो। अब देखेंगे इसी में नेक्स्ट क्या है, किसी को सपोज करके ऐसा लगे कि बहुत, कई बार होता है ना शरीर से स्वेटिंग बहुत हो जाती है, एकदम से व्यक्ति घर आया या रास्ते में गिर गया। अब हम लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, ऐसा कुछ इतना होता नहीं है जितना हम लोग सोच रहे होते हैं। ऐसे में क्या करना है, पानी, अगर किसी की ब्लीडिंग हुई है, शरीर से खून बहुत निकला है तो उसे दूध में हल्दी डाल कर देंगे पहली चीज। अगर किसी का ब्लड बहुत निकला है तो तत्काल उसे क्या देना, दूध में हल्दी डाल कर देना। और यदि उसको कमजोरी से चक्कर आया है, गिर गया है, नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो क्या देना है, नींबू नमक चीनी का घोल बनाकर देना है। और या फिर ये पसीने कमजोर के कारण बोला है, स्वेटिंग ज्यादा हुई है तब। और यदि बीपी लो के कारण व्यक्ति को चोट लगी है तो क्या देना है, कॉफी वाली चाय देनी है। और बीपी हाई के कारण कोई व्यक्ति को चक्कर आके गिरा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेथ रेट हाई हो गया है, हार्ट बीट हाई हो गई है, तब क्या करना है, तब उसके पॉइंट लगाते हैं मिडिल फिंगर में और लिटिल फिंगर में, दोनों हाथ में। ठीक, क्योंकि ये हम लोगों को थोड़ी समझ होनी चाहिए कि हम लोग दूसरों का ट्रीटमेंट ना कर पाए, लेकिन अपने घर के लोगों की हमें साइकोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए कि कहाँ किसको क्या जरूरत पड़ सकती है। और जब हमें घर के लोगों की चीजें पता होती है तो कई बार हम बाहर के अनुभव होता है तो बाहर के लोगों की चीजों को भी समझ जाते हैं। पूरा नहीं समझेंगे लेकिन कुछ समझ जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये फर्स्ट एड बेसिक रेमेडी थी। दूसरा, कोई भी व्यक्ति किसी तरह से भी जल जाए, कट लग जाए, ब्लीडिंग बहुत तेज हो जाए, ठीक, कोई चीज एकदम से फट जाए स्किन कहीं, इन चारों जगह पे अगर आपके पास कुछ ना हो, कोई ऑप्शन ना हो, तो आप आस पास देख लो मिट्टी कहाँ है। थोड़ी सी अगर गमला है तो गमले की मिट्टी अच्छी होती है, थोड़ा सा ऊपर हटाया, उस मिट्टी को उठाओ और पानी में थोड़ा सा गीला करो, उसको वहीं लगा दो, ब्लड रुक जाएगा। कोई भी कितना भी जल गया हो, छाला नहीं पड़ेगा वहां पे, पानी नहीं भरेगा जो फफोले पड़ जाते हैं अगर आपने तुरंत मिट्टी रख दी है गीली। ठीक है, मतलब जल जाए, मतलब आग से जल गया होगा तो भी आग से, कैसी भी आग से जलाओ व्यक्ति, ठीक, उसके स्थान पर गीली मिट्टी रखना तो उसकी स्किन खराब नहीं होगी कहीं से भी। ठीक, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ठीक ना होगा, गीली मिट्टी रख दो। ठीक, क्योंकि फर्स्ट एड में वो रेमेडी यूज करनी है जो हमें तत्काल समझ में आ जाए कि, क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो हमें देर तक तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो मिट्टी क्या है, ये आपके शरीर में किसी भी तरह की समस्या है उसको तत्काल हील करने में हेल्प करती है। उसके बाद जहां पे ज्यादा गहरे घाव हो गए हो मिट्टी के बाद, फिर आगे क्या करना है, अगर मिट्टी है तो वो कर दी। दूसरा होता है एलोवेरा और हल्दी जो है, दोनों को मिक्स करके जिस स्थान पर फिल करेंगे सारे इन्फेक्शन हटते हैं, ब्लड तत्काल तुरंत बंद होता है और वो घाव भर जाता है फास्ट। इन दोनों में से, मिट्टी में और एलोवेरा और हल्दी, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे। अंदर के घाव जब भरने हो तो एलोवेरा और हल्दी का प्रयोग करें। ये था फर्स्ट एड का
क्योंकि हमें जितनी देर पढ़ते हैं उतने दिन से अनुभव हो चुका है, तो लगता है ओवरऑल पूरी रेमेडी पहले देखो। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैम तो बस कुछ एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि जो मिट्टी फिटी लगाने से इन्फेक्शन हो जाएगा घाव, वो ऐसे बाहर से लगाएंगे तो। कुछ बोलते, फिर कोविड-19 में कंट्रोल कहीं नहीं कर पाए थे एलोपैथी, ठीक है। मिट्टी एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को सोखने की। एक बात बताओ, हमारा शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है। तो जो चीज मिट्टी से बनी होती है वही तो उसके लिए इलाज कर सकती है, ठीक है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में अंदर की सबसे 70% क्या है? जल है। इन्फेक्शन वो लोग बोल रहे हैं, फिर मुझे समझ। सुष्मिता जी, उन लोगों की बात से हम बिल्कुल दूर खड़े हैं, ठीक है। उन लोगों के पास अगर आपको हमने कई बार प्लेटफॉर्म पे बताया, सबको बताते हैं, आप लोग इतना परिचित नहीं है। हम लोग इंटरनेशनल लिंक में भी कनेक्ट हैं। जितने भी एलोपैथी वाले डॉक्टर्स हैं अपना ट्रीटमेंट कहाँ ले रहे हैं इस समय? सब नेचुरोपैथी में ले रहे हैं, योग आयुर्वेद में ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो खुद जान चुके हैं कि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उनका अर्निंग सोर्स वो कहाँ से करें, ठीक है। तो वो एक हैबिट हो गई है, इसलिए वो कर रहे हैं। उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, उनकी एक चीज अच्छी है, वो डायग्नोज सही कर सकते हैं। एक्सीडेंटल केसेस में एलोपैथी बहुत अच्छी है, जो एक्सीडेंटल केसेस डायग्नोज करने में, और जहां कोई प्रॉब्लम हाइपर हो चुकी हो तो ऑपरेशनल केसेस में सिजेरियन, ठीक है। तीन, बाकी आप ये सोचें कि वो सब सही है। इस समय चल क्या रहा है? इस समय एक तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, कुछ भी हो बट वो सर्जरी कर दो, कुछ भी हो सर्जरी कर दो। ये तो बिल्कुल नाटक बन गया, ठीक। आप लोग, हम तो पूरे चीजों से कनेक्ट है, तो ये ऐसा चल रहा है कि अब आप बिल्कुल बी अलर्ट रहें। वो क्या कह रहे हैं आप उसके उनकी बातों में ना आए, रिपोर्ट्स तक दे रहे हैं तो आप देखेंगे वो बोल देते हैं कि जहां वो लिखेंगे वहां चेक कराना जाके। माइंड किया कभी? वो लिखते हैं कि कहाँ आप चेक कराना जाके, कहाँ से आप दवा लेना जाकर। अरे आपने बस हमारा, आपको क्या करना है आप हमें बताइए, हम कहीं से भी चेक करा के लिए आप ले आएंगे तो कहेंगे वो रिपोर्ट्स गलत है, अब आप हमारे यहाँ से चेक करो। तो उन्हें जो चाहिए होता है। इस समय एक गेम चल रहा है अच्छा सा। डायबिटीज जब किसी व्यक्ति को होती है तो क्या बोलते हैं? शुगर का लेवल चेक करो, ग्लूकोज चेक करो। डायबिटीज के पेशेंट का क्या चेक किया जाना चाहिए? इंसुलिन चेक किया जाना चाहिए कि इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अभी परसों एक रिपोर्ट आई है, उसमें एक मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी है, उन्होंने बहुत भी अलर्ट किया कि कम से कम थोड़ी तो चेतना जगाओ। इतने दिनों से एक बिल्कुल गेम में फंस रहे हो कि जब भी कोई डॉक्टर बोले कि डायबिटीज के लिए ग्लूकोज लेवल, यूरिन और दुनिया भर के चेकअप, आपको चेक क्या कराना है? इंसुलिन चेक कराना। इंसुलिन हमारा प्रॉपर सीक्रेट हो रहा है या नहीं, बस ये चेक करा के। ये लोग करते क्या है? चेक दूसरी चीज करवाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दे देते हैं। अब होता क्या है कि आपके शरीर में इंसुलिन का एक लेवल, मान लो 100 ml हमें इंसुलिन चाहिए, 50 बन रहा था, इंजेक्शन लग गया 100 वाला, वो हार्मोन्स जो है उनको इम्बैलेंस कर देता है, ठीक। इसलिए बड़ी समझ के साथ चीजों को देखिए। डायबिटीज कुछ नहीं है। अगर आप में से किसी को, जिनको ठीक होना हो, बस 3 महीने मेरे अकॉर्डिंग डाइट फॉलो कर लो, कुछ है ही नहीं। डायबिटीज कोई वर्ड ही नहीं है। थायराइड क्या है? 1 महीने में क्योर होता है। और ये हम आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि मजाक में बोल रहे हैं, जिसको लगता हो बस, लेकिन ऑनेस्टी बस बनाए रखना। जो हम बोलेंगे करेंगे भाई। 3 महीने के बाद आप पूरा चेक कराइए, जाइए यहाँ से। आप जहां बैठे वहीं करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, इतनी भीड़ की हमको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, जितने समझदार लोग हैं सबको हम, जो इतने 15 साल 20 साल डायबिटीज की वजह से शरीर में घाव हो रहे हैं, हाई बीपी हो रहा है, किडनी फ्लक्चुएट हो रही, पाइल्स हो रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं? एक समस्या होती है, दवा खाते खाते हर साल एक नई समस्या ऐड कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ये कहते, डॉक्टर को पता ही क्या, डॉक्टर कहेंगे क्या? अभी मेरे पास कुछ केसेस आए थे काउंसलिंग में, वो तो ऐसे बात करते करते बात होती है, तो मेरा हर समय रुपए का कोई मेरा कनेक्शन नहीं है।
दांत का ट्रीटमेंट होते होते बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो गया और दांत में कोई फायदा नहीं, ठीक, कोई फायदा नहीं। कैप लग गई, कैप हट गई, रूट कैनाल हो गया, स्वेलिंग हो गई, एक के बाद चीजें बढ़ती जा रही हैं। वो मेरे पास आए थे अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए, बस हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने सोचा कि मैम कुछ पता नहीं कैसे उनको जो भी लगा उन्होंने डिस्कस किया, और उसमें पता है क्या हुआ, उनको हमने केवल 2 चीजें बोली थी। रात को पेस्ट करने के बाद गार्गल करेंगे नमक से, नमक पानी से, और सुबह के समय अच्छे से नमक और तेल से मसाज करेंगे 5 से 10 मिनट। आज 8 महीने हो गए हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ना उनको कैप लगाने की दोबारा जरूरत पड़ी, ना रूट कैनाल हुआ, ना कहीं स्वेलिंग है, ना कोई इन्फेक्शन है, कुछ नहीं। इसमें कितने रुपए लगे? 1 रुपए भी नहीं लगा। ठीक, हम लोग इतने नासमझ हो गए हैं कि डॉक्टर्स को तो पता नहीं उन्होंने क्या समझ रखा है। इसलिए अपने डॉक्टर खुद बनिए, आप अपनी चीजों को तुरंत ठीक कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप ठीक ना कर पाए। केवल करना क्या है, अपने जीवन में एक ईमानदारी लेकर आना है, क्योंकि ईमानदारी जब होती है तो बुद्धि जो है ना वो आपकी काम करती है। जब ईमानदारी जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है, उसी की बुद्धि काम करना बंद करती है, वो उसी के रुपए बर्बाद होते हैं। वही आज इसके चक्कर में, कल उसके चक्कर में, कल वहां भागते रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो इसलिए कोई भी डिजीज ऐसी नहीं है जो इस समय क्यूरेबल ना हो, बट आपको बी अलर्ट रहना है कि हमें जो प्रॉब्लम है वो हुई कैसे है और उसकी को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। केवल कैंसर, ट्यूमर, गॉल ब्लैडर के स्टोन और स्किन डिजीज है, ये लंबे समय के अंतराल में होती है। इनको ठीक होने में 9 महीने का समय चाहिए पूरी तरीके से, रूट से। बाकी जितनी भी डिजीज हैं सब 3 मंथ्स डिमांड करती है, केवल 3 मंथ्स। ठीक है, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए आराम से अपने जीवन को सही रखिए और डॉक्टर से अपने को, फैमिली को सबसे प्रोटेक्ट, उनसे बचा के रखिए। ठीक, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर योग नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर भी हम चीजों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ते कुछ और है, करते कुछ और है। ठीक, चलिए हिमा जी, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसलिए हमने बताया किसी को ठीक ना हो रहा तब जरूर मिल लेना, जब बिल्कुल लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तब मिल लेना, पहले हो सकता हो तो आप चेक कर लेना। ठीक, चलो। रक्त स्राव को रोकना। जब अधिक रक्त स्राव हो रहा हो उस समय रोगी को बिना तकिया के चित लेटाना चाहिए तथा रोगी को गर्म रखना चाहिए। यदि रोगी को रक्त वमन न हो रहा हो तो उसे दूध पिलाना चाहिए। रक्तस्राव वाले स्थान पर सीधे दबाव डालकर रक्त बंद किया जाता है। धमनीय रक्तस्रावों को रोकने के लिए रक्त बंद ट्यूरिक्यूट का उपयोग किया जाता है। शल्य क्रिया के समय रक्त वाहिकाओं को बांधकर रक्तस्राव रोकते हैं या ऐसे अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं जो रक्त को गाढ़ा करते हैं। सीरिय एवं केशिकीय रक्तस्राव को रोकना सहज कार्य है, किंतु धमनीय रक्तस्राव को रोकने में कठिनाई होती है। धमनीय रक्तस्राव रोकने के लिए तत्काल डॉक्टर द्वारा उपचार करना चाहिए, अन्यथा विलंब के कारण अधिक रक्तस्राव हो जाने पर रोगी के मर जाने का भय रहता है। स्वस्थ व्यक्तियों में रक्तस्राव रोकने की प्राकृतिक क्षमता होती है। यदि ऐसा न हो तो त्वचा के कट जाने अथवा छील जाने पर घातक रक्तस्राव होने लगता है। जिन व्यक्तियों में रक्तस्राव को रोकने की प्राकृतिक क्षमता नहीं होती वे पैतृक रक्तस्राव हीमोफीलिया से पीड़ित रहते हैं। रक्तस्राव की गति और परिणाम पर ही रक्तस्राव से होने वाली हानि निर्भर रहती है। मंद गति से अधिक समय तक होने वाले रक्तस्राव के कारण रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। एकाएक अधिक परिमाण में होने वाले रक्तस्राव घातक होते हैं
और उचित चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो जाती है। त्वचा के मामूली छिल जाने या कट जाने अथवा नक्शीर फूट जाने पर विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती, पर अन्य प्रकार के रक्तस्रावों के लिए विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है। रक्तस्राव को रोकने के मुख्य सिद्धांत। पहला, रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करना। दूसरा, रक्त के परिमाण को रुधिराधान द्वारा सामान्य बनाना तथा रोगी को शांत, सुखद एवं विश्वासपूर्ण स्थिति में रखना। रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार संपादित करें। घायल को हमेशा ऐसे स्थान पर स्थिर रखें जिससे रक्तस्राव का वेग कम रहे। अंगों के टूटने की अवस्था को छोड़कर अन्य सभी अवस्थाओं में जिस अंग से रक्तस्राव हो रहा हो उसे ऊंचा रखें। कपड़े हटाकर घाव पर हवा लगने दें तथा रक्तस्राव के भाग को उंगली से दबा रखें। बाहरी वस्तु जैसे शीशा, कपड़े के टुकड़े, बाल आदि को घाव में से निकाल दें। घाव के आसपास के स्थान पर जीवाणुनाशक तथा बीच में रक्त स्राव विरोधी दवा लगाकर रुई, गाज या लिंट रख कर बांध देना चाहिए। रक्तस्राव ब्लीडिंग का उपचार क्या है? अब ये फिर पूरा टॉपिक कनेक्ट करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। आज क्लास आपकी हमारी तरफ से लेट नहीं थी, सर की तरफ से लेट हुई थी, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, क्योंकि कल आपकी छुट्टी है, सर की तरफ से है, ठीक है, मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मंडे को मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बस इतना कहेंगे कि नेचुरोपैथी पढ़ा है सब्जेक्ट, तो इसे अपने जीवन में अप्लाई जरूर कर लें, ठीक। और कहीं कोई चीजें ऐसी लगे कि जब लगे कि कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है तो एक बार पूछ लेना आपसे, ठीक। जब लगे, केवल अपने, हम दुनिया के लोगों की ज्यादा बातें नहीं करते, केवल अपनी और अपनी फैमिली की। इन दो लोगों में से किसी को जरूरत पड़े तो आप हमसे पहले से व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर लेना। आप कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे बताएं। से मेरे लिए बात करनी है मैम। अब हमने आपसे बोला जिसको जो भी चीजें हो व्हाट्सएप पे, हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो, हम आपको प्रॉपर तब भी आंसर देंगे वॉइस मैसेज में। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करना, बस फिर ध्यान रहे अपना और अपनी फैमिली का। हाँ, नहीं, मेरे लिए खुद के लिए पहले क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। हम स्वस्थ रहे और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, ठीक। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं, दुनिया हमको स्वस्थ करने चले जाते हैं। हम स्वस्थ हैं, मेरा परिवार स्वस्थ है, तो दूसरा व्यक्ति भरोसा कर सकता है कि हमको सच में कुछ पता है। और हम अस्वस्थ हैं और दूसरों का ट्रीटमेंट करने चले गए तो लोग कहेंगे ये लोग ये पता नहीं क्या करने आए, ठीक। अपना ठीक नहीं हमें बताने आए। तो इसलिए मैम मुझे नंबर थोड़ा मिलेगा? नंबर हम आप लोगों को दे चुके थे, 8299 36 2163 8299 36 2163, ठीक। जब पर्सनल फैमिली अपनी प्रॉब्लम हो, कोई सोल्यूशन ना मिले तब, ठीक। और टू द पॉइंट प्रॉब्लम को मेंशन करना कि क्या प्रॉब्लम है और कब से है, ठीक। क्या प्रॉब्लम है और कब से, इतना मेंशन। चलिए तब शांति पाठ के लिए बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति। सर्वानिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palm.